मेरा नाम पारुल है। मैं अपनी फैमिली के साथ बिहार में रहती थी। मेरे फैमिली में मेरे माता पिता और मेरा एक बड़ा भाई था जिसकी शादी फिक्स हो गई थी। मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 15 साल की थी। मैं अभी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। अपने भाई की शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने तो अपने लिए हर एक रस्म पर एक नया ड्रेस और भी बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग की थी। भैया की शादी बहुत धूमधाम से हुई। भाभी बहुत सुंदर थी और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। हमारे परिवार में वह कब घुल मिल गई पता ही नहीं चला। मुझे अपने स्कूल के एक लड़के से प्यार हो गया था जो कि मेरा क्लासमेट था। अब मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता। मैं तो अपने स्कूल से बंक मारकर उस लड़के के साथ बगीचे में बैठकर बातें करती थी। गांव में बहुत सारे बगीचे देखने को मिल जाते हैं और वहां बैठना और ताजी ताजी हवाओं का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता था। हमारा अब ज़्यादातर समय स्कूल के पास वाले बगीचे में ही बीतता। एक दिन मेरे बड़े भैया मेरे स्कूल के तरफ से कहीं जा रहे थे कि उनकी नज़र मेरे पर पड़ गई। मैं और मेरा साथी एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे थे। उसका हाथ मेरे कमर पर था। यह सब देखकर भैया को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में मेरे साथी को बहुत मारा और फिर मुझे अपने साथ वो घर ले गए और मम्मी पापा के सामने खड़ा कर दिए और फिर पूछने लगे कि बताओ वह कौन था और तुम स्कूल के समय पर बगीचे में क्या कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। खैर, मैं बहुत हिम्मत कर अपने मम्मी पापा को यह सब बता दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा और बोला, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें तो जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं और तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया। अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई कि तुम्हें दुनिया की समझ हो। आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। मेरे घर वाले चाहते तो मेरा पढ़ाई बंद करवा सकते थे, पर वह नहीं चाहते थे कि मेरा कैरियर खराब हो। मुझ पर भरोसा कर उन्होंने मेरा पढ़ाई चालू रखा, पर मुझे तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। मैं कहाँ किसी की सुनने वाली। मैं अभी भी अपने साथी से बात करती और मिलती। ऐसे ही साल बीत रहा था। जब मैं 12वीं कक्षा में गई तब मेरी उम्र 17 साल की थी। एक दिन की बात है, मेरे क्लास का ही एक लड़का आया और मुझसे बोला, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मैंने कहा, क्यों? तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हो? इस पर उसने कहा, मुझे किसी को चिढ़ाना है। मैंने कहा, ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। जब मैं पलटकर पीछे देखी तो मेरा बॉयफ्रेंड गुस्से में लाल लाल आंखें करे मेरी तरफ देख रहा था। मैं समझ गई थी कि उसने जो देखा वही समझा। उसे तो उसके पीछे की हकीकत पता ही नहीं। मैं उसके पास गई पर वह वहां से चला गया। मुझे उसका घर का पता था, इसलिए मैं उसके घर पहुंच गई। इस समय वह घर पर बिल्कुल अकेला था। उसके मम्मी पापा और बहन कहीं गए हुए थे। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुमने जो देखा वैसा कुछ भी नहीं था। पर वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। गुस्सा इतना भरा था कि उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैं प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके घर के किचन में गई और एक चाकू लेकर अपने हाथ की कलाई काट ली। मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था, पर फिर भी मेरा बॉयफ्रेंड चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। जब मेरे बॉयफ्रेंड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो मैं वहां से निकल गई और अपने घर ना जाकर पापा के एक दोस्त के घर गई। मेरे हाथ की खून रुक ही नहीं रही थी, बस लगातार बही जा रही थी। मैं उनके घर पहुंची और उनसे कुछ बोलती कि उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मेरा बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, यहाँ तक कि मैं तो मरते मरते बची थी। मम्मी पापा भी वहाँ पर आ गए थे। उनको लगा कि शायद भैया मुझे रोक टोक करते हैं, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। इसलिए पापा ने भैया को साफ साफ मना कर दिया कि आज के बाद इसको किसी भी चीज़ के लिए रोकना टोकना मत, इसे जो मन में आए करने दो। मेरे घर से रोक टोक खत्म हो गई।
अब मुझे और आज़ादी मिल गई थी। अब तो मैं अपना ज़्यादातर समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिताती। मैं मरते मरते बची थी, पर फिर भी मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई दिख ही नहीं रही थी। जब मैं 12वीं की पढ़ाई कर ली तो मैं अपने घर से ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ही रहती। मेरे पास कुछ काम तो होता नहीं था, इसलिए मैं पूरा दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिताती। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चला। फिर मम्मी पापा का दबाव आने लगा कि तुम लोग अब शादी कर लो। आसपास के लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमें यह सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी तैयार हो गई। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कोर्ट मैरिज से शादी कर लिए। मेरे घर वाले भी खुशी खुशी हमारी शादी कर दिए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, पर कुछ महीने ही। धीरे धीरे मुझे उसकी असलियत दिखने लगी। उसकी ही नहीं बल्कि उसके घर वालों की भी। मेरा पति रोज शराब पीकर आता और अनाप शनाप बकता और मुझसे लड़ाई झगड़ा करता। मेरे ससुराल वाले भी मुझे ही दोष देते, कहते मेरा बेटा पहले नहीं पीता था, जब से तुमसे शादी हुई है तब से ही इसने पीना शुरू किया है। जरूर तुम ही इसे परेशान करती होगी और इसे पीने पर मजबूर करती होगी। पर मैं चुपचाप सबकी बातें सुनती और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करती। शादी के 6 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अभी मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम यह बच्चा गिरा दो। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी मुझे ही दोष देने लगे, कहते तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 18 साल की हो। इस उम्र में भला कौन बच्चा पैदा करता है। सब मुझे ऐसे बोलते जैसे कि यह सब मेरा ही किया धरा है। मैं डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने पहले तो मना कर दिया, पर मैं जब अपने घर की सच्चाई बताई तो उन्होंने मजबूरी में आकर मेरा अबॉर्शन किया। जब मैं अबॉर्शन कर घर आई तो मेरी सास मेरी ननद मुझे काम करने के लिए ताना मारने लगे। अभी मेरा शरीर काम करने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी अभी अबॉर्शन करवा कर आई हूँ, कम से कम 1-2 दिन का आराम तो करने दो। इतना सुनते ही पीछे खड़ा मेरा पति अपने जीन्स का बेल्ट उतार और मुझे मारना शुरू कर दिया। किसी को भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। उनका जुर्म ऐसे ही बढ़ता जा रहा था और मैं मजबूर होकर चुपचाप सब सह रही थी। और करती भी क्या, गलती भी तो मेरी ही थी। यह सब जो भी हो रहा था, इन सब में पूरी की पूरी गलती मेरी थी। मेरे माँ पापा ने मुझे पहले ही समझाया था, पर मैं ना समझ उनकी बात नहीं समझी। पर आज मुझे सब समझ में आ रहा था। खैर, अब जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। करीब 6 महीने बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर से वही सब हुआ जो पहले हुआ था। मेरा पति अबॉर्शन करवाने के लिए जिद करने लगा और मेरे ससुराल वाले मुझे ताना मारने लगे। पर इस बार मेरा अबॉर्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरा 3रा महीना चल रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया अबॉर्शन करने से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि कम से कम इस बार मेरा बच्चा मरने से बच गया। पर मेरी यह प्रेगनेंसी का सफर बहुत कठिन था। पति का मारपीट और ससुराल वालों का अत्याचार मुझ पर ऐसा ही रहा। इन सब को झेलकर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मेरा बेटा 1 महीने का हो गया तो मेरा पति मुझे जॉब करने के लिए फोर्स करने लगा। मैं अपने पति को समझाती कि मैं अभी 12वीं तक की ही पढ़ाई की है, इसमें मुझे कौन सी जॉब मिलेगी और मुझे जॉब की कोई नॉलेज भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी। इस पर मेरा पति बोला, वह सब मैं नहीं जानता, तुम क्या करोगी कैसे करोगी, पर तुम जॉब करोगी। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं 12वीं तक की पढ़ी लिखी कैसे जॉब करूँगी। खैर, मैं जॉब की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी छानबीन के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में जॉब मिला, पर वह बहुत दूर था। वहाँ जाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। मैं रोज़ सुबह उठकर घर का सारा काम करती और अपने 2 महीने के बेटे को अपने सास ससुर के हवाले कर मैं काम के लिए निकल जाती। काम करके उधर से मैं घर आती और फिर से घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती। एक दिन हमारे एरिया की लाइट गई हुई थी और मेरा फ़ोन ऑफ पड़ा था।
जब लाइट आई और मैंने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया तो उस पर बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगे। मैं कॉल सेंटर में काम करती थी, इसलिए लोगों का अलग अलग मैसेज आना आम बात था। मेरा पति उनमें से किसी एक का मैसेज पढ़ा और गुस्से से मुझे मारने लगा। उस समय मेरा बेटा करीब 6 महीने का था। जब उसने अपने पापा की यह हरकत देखी तो बहुत ज़्यादा रोने लगा। मेरा पति जब अपनी मार से थक गया तो मेरे मुंह पर तकिया रखकर दबाने लगा। मेरी सांस फूलने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी मेरी सांस टूट सकती है। मेरे सास ससुर बच्चे की आवाज़ सुनकर कमरे में आए और उल्टा मुझे ही डांटने लगे। कहते, तुम जानबूझकर कोई ऐसा काम करती हो जिससे मेरा बेटा गुस्सा होकर तुम्हें मारता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अब तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो, अब तो सुधर जाओ। पर आज जो मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा सदमे में थी। आज मेरे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बोली, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी और मुझे अब तुमसे तलाक चाहिए। इस पर मेरे पति ने कहा, जा जा, कौन तेरे साथ रहना चाहता है? मैं भी तो यही चाहता हूँ। मेरे पति ने मेरा बच्चा छीनना चाहा, पर मैं अपने बच्चे को लेकर उस घर से भाग गई और अपनी सहेली के घर गई और फिर अपने सहेली के घर से अपने घर गई। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर फिर भी हिम्मत कर मैं अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई। मेरे मम्मी पापा भी मेरा साथ दिए और मुझे अपने साथ अपने घर पर ही रखे। मेरा पति अब अक्सर मेरे घर के सामने आकर मुझे बहुत कुछ बोल जाता, जिससे अब मेरे परिवार के ऊपर बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई थी। आसपास के लोगों का ताना भी चालू हो गया था। गांव का माहौल होता ही ऐसा है। बहुत मुश्किल से हमारा तलाक हुआ, पर हमारे तलाक के साथ साथ मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया गया और मेरे बच्चे की जिम्मेवारी मेरे पति को दे दी गई। मैं, मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी हम सब गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए। मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत संभाला। अपने परिवार के सपोर्ट से मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। मैं कलेक्टर बनना चाहती थी। मेरे पढ़ाई में बहुत सी रुकावटें आई। मैं गांव की पढ़ी लिखी, शहर में मुझे बहुत दिक्कत हुई, पर फिर भी मैंने करीब 5 साल की कड़ी मेहनत से पढ़ी। मैंने बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की थी। हमारे इस नए शहर में किसी को भी मेरे पिछले जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैंने कलेक्टर के लिए फॉर्म भी भर दिया था। एक दिन अचानक मेरा पति हमारे बेटे को लेकर हमारे घर आया। पता नहीं उसको हमारा पता किसने दिया था। वह घर पर आकर हमसे जिद करने लगा। उसने कहा, सब बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। इस पर यह बहुत रोता है। मैं अब सुधर गया हूँ और अपनी पत्नी को मैं बहुत खुश रखूँगा। जब मेरे माँ पापा ने यह बात मुझे बताई तब मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा। मेरा बेटा 6 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत और भोलापन मुझे उसकी तरफ खींच लिया। मैं ना चाहते हुए भी अपने बेटे के लिए मैंने अपने पति की बात मान ली और फिर से अपने बेटे के लिए अपने पति से मंदिर में जाकर शादी कर ली। अपने पति और बेटे के साथ मैं फिर से अपने ससुराल चली गई, पर वहां पर जाकर मुझे पता चला कि मेरा पति अभी भी नहीं सुधरा, वैसे का वैसा ही है। यहाँ तक कि उसने तो मेरे बेटे के मन में भी मेरे लिए कड़वाहट भर दिया था, पर यह बात मुझे पता नहीं था। मैं अपने बेटे के लिए फिर से यह सब कुछ चुपचाप सहने लगी। करीब 2 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से मेरी प्रेगनेंसी को लेकर मेरे ससुराल में बहुत सी बातें हुई। मेरे सास ससुर भी मुझे बुरा भला बोलने लगे और मेरा पति भी इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता था। पर इस बार मैं पहले वाली पारुल नहीं थी। अब मैं बदल चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मेरे ससुराल वाले भी मेरे आगे झुक गए और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरा बड़ा वाला बेटा 7 साल का हो चुका था और मेरा पति को यह भी समझ में नहीं आता था कि बेटे के सामने कैसे बात की जाती है। वह उस 7 साल के बच्चे के सामने मेरे बारे में कुछ भी बोल देता और मारपीट करने लगता। मैं तो अब अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा पछताने लगी थी।
मैं जिस मुसीबत से बाहर निकल चुकी थी, अब मैं फिर से इस मुसीबत में आकर फंस चुकी थी। अब तो मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो बेटे हैं और मैंने अपना सपना कलेक्टर बनने का छोड़कर फिर से हाउसवाइफ बन गई थी। करीब जब मेरा छोटा बेटा 5 साल का और मेरा बड़ा बेटा 12 साल का हो गया था कि एक दिन रात को मेरा पति घर आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे तो यह भी पता नहीं कि वो मुझे मार क्यों रहा है। उसने मुझे बहुत मारा। मैं अपने बचाव में उसको धक्का दी और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर करने लगी कि तभी अचानक पीछे से मेरा 12 साल का बेटा मेरे कमर पर बहुत जोर से अपने क्रिकेट बैट से मारा। मैं तो हक्का बक्का होकर अपने बड़े बेटे के देखने लगी, जिस बेटे के लिए मैंने अपना सपना छोड़ा और उस नर्क भरी जिंदगी में वापस आई। आज वही मेरा बेटा मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा है। मैं अब समझ गई थी कि मेरा बड़ा बेटा पूरी तरह अपने बाप के कंट्रोल में है। मैं उसे कितना भी समझा लूं, वह मेरी बात नहीं समझेगा। इसलिए मैंने अपना छोटा बेटा लिया और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली आई और अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी। मैं अपने ही शहर में एक जॉब करने लगी और अपने छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मुझे अपने बड़े बेटे की बहुत फिक्र होती। पता नहीं वह अपने बाप के संगत में कैसा बनेगा, कहीं वह भी अपने बाप की तरह ना बन जाए। मैं हमेशा भगवान से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।